प्राचीन भारत के इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। मौर्य वंश की शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले तो सीधी सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य वो व्यक्ति थे जिन्होंने मौर्य वंश की शुरुआत की थी। मतलब इस खानदान के ये पहले राजा थे। यूनानी लोग सेंड्रोकोटस इनको बुलाते थे, लेकिन बहुत वर्षों तक किसी को पता नहीं था सेंड्रोकोटस कौन है। बहुत बाद में जाकर एक अंग्रेज विद्वान आए, विलियम जोन्स, उन्होंने पता लगाया कि अरे ये तो चंद्रगुप्त ही हैं, चंद्रगुप्त की ही बात हो रही है। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त को ही कहा जाता था। एक पुरानी किताब है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त जिसके लेखक हैं, उसमें चंद्रगुप्त को वृषल शब्द का इस्तेमाल किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। इसका मतलब होता है कि निम्न कुल से संबंधित या निम्न घराने से संबंधित व्यक्ति या निम्न घराने में पैदा हुआ व्यक्ति। अब प्रश्न ये उठता है कि राजा कैसे बने ये, और चाणक्य के क्या क्या रोल था। देखिए मैं आपको कहानी बताता हूँ। ऑलरेडी आपको पता ही है कि उस समय मगध पर धनानंद का राज था। धनानंद जो नंद वंश के आखिरी शासक थे, वो बहुत ही घमंडी और बेकार किस्म के राजा थे। और तभी एंट्री होती है चाणक्य की। ये बहुत ही बुद्धिमान गुरु थे। इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया और दोनों ने मिलकर धनानंद को गद्दी से हटा दिया। और 322 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मगध के राजा बन जाते हैं और चाणक्य उनके प्रधानमंत्री बन जाते हैं, या इन द सेंस आप कह सकते हैं उस समय जो सबसे बड़े मंत्री थे उस पद पर वो बैठ जाते हैं। और चाणक्य की एक सुपरहिट किताब है, बहुत ही फेमस, अर्थशास्त्र है। ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। नाम सुनकर लगता होगा कि ये पैसों के बारे में होगी, लेकिन असली में ये राजनीति की किताब है। मतलब एक राजा को कैसे शासन चलाना है उस पर ये लिखी गई है किताब, और बहुत विस्तार से लिखी गई है। और इसमें एक राजा को राज्य चलाने के लिए 7 चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। और इसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। वो 7 चीज़ें क्या क्या है? पहली बात लिखी है स्वामी। स्वामी मतलब राजा। दूसरी अमात्य। अमात्य का अर्थ होता है मंत्री। थर्ड है जनपद। जनपद आप समझ रहे हैं, जमीन और प्रजा। और चौथा है दुर्ग। दुर्ग मतलब किला। कोष, खजाना। दंड, सेना और शक्ति संबंधित चीज़ें हैं। और मित्र, जो मित्र राष्ट्र या सहयोगी आसपास के हैं उसके लिए यूज़ किया गया है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे सप्तांग कहा जाता था। एक राजा को राज्य चलाने के लिए इन 7 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठते हैं तो उनकी एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर के बारे में तो आपने सुना ही है, पिछली क्लास में बताया था। तो सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले के आसपास क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये रूल कर रहा था। और 305वीं ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में भयंकर युद्ध होता है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। अब लड़ाई के बाद क्या हुआ, ये बहुत ही मज़ेदार हिस्सा है। हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से समझौता कर लिया। उसने अपनी बेटी कार्नेलिया की जो शादी है वो चंद्रगुप्त से कर दी, और साथ ही में अपने 4 बड़े इलाके काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये चंद्रगुप्त को दे दिए। इससे भारत की सीमा बहुत दूर तक फैल गई थी। ये आपका जो देख रहे हो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है, यहाँ तक फैल गई थी। और बदले में चंद्रगुप्त ने भी दरियादिली दिखाई थी। सेल्यूकस को 500 हाथी तोहफे में दे दिए थे। उस जमाने में ये हाथी बहुत ही बड़ी बात थी, समझ लो। आज जो टैंक होते हैं ना, उसके बराबर थे हाथी उस समय। और चंद्रगुप्त के दरबार में एक विदेशी मेहमान भी आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। इसको जानते किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने ही भेजा था। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका, बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसकी जो रचना है मेगास्थनीज के द्वारा की गई है। अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की जो बहुत सारी चीज़ें बहुत दिलचस्प अंदाज से लिखी गई हैं। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें सबसे पहली बात तो राजा का उस समय कैसा जलवा था वो पूरा वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो जब जनता के बीच जाते थे तो पूरा जश्न का माहौल होता था, और उन्हें सोने की पालकी में लेके जाया जाता था। बॉडीगार्ड सजे धजे हाथियों पर चलते थे। कुछ बॉडीगार्ड तो पेड़ लेकर भी चलते थे, और जिन पर तोते बैठे हुआ करते थे। और तोते बहुत ट्रेंड हुआ करते थे। वो राजा के सिर पर भी गोल गोल घूमा करते थे। और राजा की सिक्योरिटी से रिलेटेड भी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं कि ऐसा बोला गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो खाना दिया जाता था वो उनको देने से पहले चखा जाता था ताकि कोई उसमें जहर ना मिला दिया हो। और राजा कभी भी ऐसा नहीं था कि 2 रात लगातार किसी एक कमरे में उसने बिताई हो।
नहीं, उसकी सेफ्टी के लिए, जो 2 रात लगातार किसी एक कमरे में नहीं बिताता था। इसके अलावा मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में उस समय जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहाँ का भी वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र के बारे में ये बताया गया है कि ये बहुत बड़ा शहर था उस समय। उसके चारों तरफ लकड़ी की दीवारें थी जिसमें 570 मीनारें थी और 64 गेट थे, और घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हुए थे। राजा का महल भी लकड़ी का ही बना हुआ था जिस पर पत्थर की सुंदर सुंदर कारीगरी की गई थी। ये सब इंडिका पुस्तक में लिखा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय है वो बहुत इंटरेस्टिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। एक गुरु थे जैन गुरु भद्रबाहु, उनसे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली। जब उनकी उम्र हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया और चले गए कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, वहाँ चले गए और वहीं पर 298 ईसा पूर्व के आसपास जैन धर्म की परंपरा के अनुसार उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम है बिंदुसार। राजा कब बनते हैं ये, और इनका निक नाम बहुत फेमस है। राजा 298 ईसा पूर्व के आसपास ये बनते हैं, और इनका एक बहुत फेमस नाम है अमित्रघात, इनको कहा गया है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि दुश्मनों का नाश करने वाला। मतलब आप समझ सकते हैं ये कोई उस समय हल्के फुल्के राजा नहीं थे, बहुत पावरफुल थे। अलग अलग पुरानी किताबों में इनको अलग अलग नाम से भी बुलाया गया है, जैसे भद्रसार और सिंहसेन। अब ये कौन सा धर्म मानते थे, ये देखिए आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ये इंटरेस्टिंग बात है ना कि इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म को मानते थे, इनके बेटे आगे आएंगे सम्राट अशोक, वो बौद्ध धर्म को मानते थे, जबकि ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता ये है कि उस जमाने में सबको अपनी अपनी मर्जी का पूजा पाठ करने की आज़ादी थी। इनकी विदेशों से भी दोस्ती यारी थी। बिंदुसार की जो सीरिया के एक राजा थे एंटियोकस, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। एंटियोकस ने अपना एक राजदूत भी बिंदुसार के दरबार में भेजा था, उसका नाम था डाइमेकस। नाम याद रखिएगा। ये वैसा ही लग रहा है आपको ना जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगसनीज आया था, वैसा ही कुछ सिस्टम है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा को चिट्ठी लिखकर 3 चीज़ें मंगवाई थी। एक बहुत ही बढ़िया मीठी वाइन मंगवाई थी, दूसरे सूखे अंजीर मंगवाए थे, और तीसरे एक फिलोसफर को मंगवाया था, यानी एक बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति को मंगवाया था। तो राजा ने वाइन तो भेज दी और अंजीर भेज दिया, लेकिन ज्ञानी आदमी को नहीं भेजा। उन्होंने बोला भाई हमारे देश में पढ़े लिखे जो आदमी होते हैं उनको बेचने का कानून नहीं है। तो बिंदुसार के टाइम पीरियड पर देश में क्या क्या हुआ, इनके देश के इनके जो क्षेत्र है इसमें क्या क्या हुआ। तक्षशिला में बहुत बड़ा पंगा हुआ। क्या पंगा हुआ भाई? तक्षशिला जो आज पाकिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पे थे लोगों ने बगावत कर दी। 2 बार बगावत हुई थी। पहली बार जो बगावत हुई थी उसमें सुसीम को भेजा गया था, जो बिंदुसार के बेटे थे सुसीम, उनको भेजा गया था, वो फेल हो गए थे। उसके बाद उनके बेटे गए अशोक, उन्होंने जाकर उस बगावत को पूरा शांत कर दिया। उसके बाद सम्राट अशोक बहुत ही फेमस हो गए थे। तब पता लगा कि सम्राट अशोक कितने काबिल हैं। और भी बहुत सारे इलाके जीते थे बिंदुसार ने। एक बौद्ध लेखक हैं तारानाथ, वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बिंदुसार ने 16 नए राज्य जीते थे। मतलब ये है कि वो अपने सिर्फ आप समझ सकते हैं कि पापा की जायदाद पर नहीं बैठे हुए थे, बल्कि उन्होंने अपने राज्य को और बढ़ाया भी था। इसके अलावा उनके पास एक मिनिस्टर की बहुत बड़ी टीम भी थी, जिसमें लगभग 500 लोग काम करते थे। 500 लोग थे, और जो उनका हेड होता था उसका नाम था खल्लाटक। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। तो ये थे बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के बारे में आपने पढ़ लिया। बिंदुसार के बाद आते हैं उनके पुत्र सम्राट अशोक, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल में। थैंक यू।